चलो वो देखो, ध्यान दीजिए, इधर बात ना करें। कल हम लोग पढ़े थे, इधर देखो, कल हम लोग पढ़े थे चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल यानी लॉरेंज बल, यही हम लोग पढ़ा था और इसको निगमन भी हम लोगों ने किया था। आज जो हम बात करने वाले हैं वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाला बल। अगर किसी धारावाही चालक को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो उस पर कितना बल कार्य करेगा, उस बल की हमें गणना करनी है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, आज का यही टॉपिक है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। ठीक है, आज का हमारा टॉपिक यही है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। ये प्रश्न है आपके सामने। इसी प्रश्न को दूसरे तरफ से पूछा जाता है कि लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की व्याख्या कीजिए। यही चीज, तो दूसरा प्रश्न भी इसका देख लीजिए। इस तरह पूछे या इस तरह से पूछे, लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल। ध्यान देना, दोनों प्रश्न एक ही चीज की बात कर रहा है। चाहे आपके सामने क्वेश्चन इस तरह से आए कि लॉरेंज बल के आधार पर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बताइए, या इसी प्रश्न को ऐसे भी पूछता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाला बल, तो दोनों का अर्थ एक ही है। क्योंकि इस प्रश्न का जब आंसर लिखेंगे तो उसमें भी लॉरेंज बल को आधार बनाकर हल किया जाएगा। ठीक है, और इस तरह अगर पूछता है तो इसमें साफ लिख दिया है कि लॉरेंज बल को आधार बनाकर ही बल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोनों का सेंस एक ही है, अलग नहीं है। ठीक है, अब हम उस बल की गणना करेंगे कि अगर कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में हो तो उस पर कितना बल कार्य करेगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, हम ये मान लेते हैं ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है, ये ठीक है, ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है बी। ठीक है, और इस चुंबकीय क्षेत्र में ये कोई चालक तार ऐसे रखा हुआ है। ध्यान रखना, ये चालक तार है जो चुंबकीय क्षेत्र में
ऐसे रखा हुआ, ये चालक तार है। ठीक है, अब देखिए इस चालक तार पे जो बल लगेगा उस बल की दिशा क्या होगी, तो उस बल की दिशा इस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉनों के गति के दिशा दोनों के क्या होगा, लंबवत होगा। यानी इस तार पर जो बल लगेगा उस बल की दिशा ठीक इसके क्या होगा, लंबवत होगा। ध्यान देना, ऐसे ये हो गया इस पर लगने वाले बल की दिशा, और ये हो गई चालक तार। ठीक है, इस चालक तार के अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो गति कर रहे हैं। तो देखिए इसके अंदर ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं ये इनके गति की जो दिशा है वो क्या है, ये है। मुक्त इलेक्ट्रॉन इस दिशा में गति कर रहे हैं, किस वेग से, डी वेग से। इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करते हैं, डी वेग से गति करते हैं। ठीक है, अच्छा तो धारा जो इसमें बहेगा, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के गति के ठीक विपरीत होता है, तो इस तार में जो धारा बहेगी वो धारा की दिशा ये हो जाएगी। ठीक है, समझ में आ गई बात। अब देखिए इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन हैं जो गति कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आवेश। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आवेश। तो आप सभी को पता है कि कोई आवेश अगर चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल लगता है। तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी है, अगर तार चुंबकीय क्षेत्र में है तो इलेक्ट्रॉन भी चुंबकीय क्षेत्र में है। ठीक है, और वो जब इलेक्ट्रॉन गति करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण उस पर बल लगेगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इस तार के अंदर होंगे सब पर बल लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा, सब पे बल लगेगा ना, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन क्या है, आवेश हैं, और सभी इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर गति कर रहे हैं ना, क्योंकि तार ही थीटा कोण पे रखा गया है तो इलेक्ट्रॉन के गति की दिशा भी थीटा कोण पर ही होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहाँ है, तार के अंदर। तार के अंदर इलेक्ट्रॉन है, तो जब तार थीटा कोण पर है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉन की गति जो हो रही है वो भी कितने एंगल पे हो रही होगी, थीटा डिग्री पर हो रही होगी। ठीक है, अब ये सभी इलेक्ट्रॉन जब थीटा डिग्री पर गति करेंगे तो लॉरेंज बल के अनुसार सभी इलेक्ट्रॉनों पर बल कार्य करेगा। तो सभी इलेक्ट्रॉनों पे जो बल लगेगा वो कुल बल इस चालक पर लगने वाले बल के बराबर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर है। तो जब इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा तो इस चालक पर भी बल लगेगा। ठीक है, तो कुल इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाले बल की गणना कर लेंगे तो वही हो जाएगा चालक पर लगने वाला बल। क्लियर। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, मानेंगे कि माना एक चालक तार है जिसकी लंबाई L है और उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A है। तार के एकांक आयतन में मान लेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, कैपिटल N या स्मॉल n, जो भी मानना है मान लीजिएगा। ठीक है, और सभी इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर भीडी वेग से क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। क्योंकि आप सबको पता है चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करते हैं, भीडी, जिसे आप अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहते हो। देखिए केवल अगर हम भी लिखें तो इसको हम बोलते हैं वेग, लेकिन जब इस यहाँ पर डी लगा देंगे तो इसको हम बोलते हैं अनुगमन वेग। तो चालक के अंदर जो इलेक्ट्रॉन गति करते हैं वो इस वेग से गति करते हैं, अनुगमन वेग से। ठीक है, तो जितने भी इलेक्ट्रॉन इसके अंदर हैं वो सब के सब अनुगमन वेग से गति करेंगे, और जब अनुगमन वेग से गति करेंगे तो तार के अंदर I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने लगेगी। ठीक है, तो देखिए लिखेंगे माना L लंबाई एवं A अनुप्रस्थ
प्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला चालक तार एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर स्थित है। देख लीजिए, हमने मान लिया कि यल लंबाई एवं ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला भगाओगी दो, सब आ जा रही है गैया भैंसिया इनमें, थोड़ा भगा दो। नहीं, बाहर करो, बस ज्यादा क्लोज मत करना, बस छोड़ दो। देखिए ध्यान से, देखो इधर माना एल लंबाई एवं ए अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला एक चालक तार है, ठीक है, जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर रखा गया है, ठीक है। चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है, ऐसा हम मान रहे हैं। चालक के प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n, कैपिटल N मान लेते हैं, n है, ठीक है। जो चालक है उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n मान लें, कैपिटल या स्मॉल मान लें, जो भी है, मान लिया हमने स्मॉल मान लिया, ठीक है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? स्मॉल n है, ठीक है। सभी इलेक्ट्रॉन, जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वो सब के सब किस वेग से गति कर रहे हैं? vd वेग से। सभी इलेक्ट्रॉन अनुगमन वेग vd से गति करते हैं, जिससे चालक तार में I एम्पियर की धारा प्रवाहित होने लगती है। I एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने, इतना आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे? एक चालक तार मानोगे, चालक तार की लंबाई मानोगे, चालक तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मानोगे, ठीक है। उस चालक तार के एकांक आयतन में, पूरे तार में नहीं, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n मानोगे, और सभी इलेक्ट्रॉन किस वेग से गति करेंगे? vd वेग से। तो उस तार में धारा का प्रवाह होने लगेगा, क्योंकि आप सबको पता है जब आवेश प्रवाहित होता है तभी धारा
बहती है। तो सभी इलेक्ट्रॉन जब VD वेग से गति करेंगे तो इसमें I एम्पियर की धारा बहने लगेगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या स्मॉल n है, तो पूरे चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? एक आयतन में स्मॉल n इलेक्ट्रॉन हैं, तो पूरे चालक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो क्या करेंगे हम? पूरे चालक के आयतन में n से गुणा कर देंगे। भाई मतलब समझो, अगर ये तार है, इस तार के एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो पूरे तार में कितने होंगे? तो पूरे तार के आयतन में n से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। जैसे हम कहें कि एक लड्डू के दाम 2 रुपया, ठीक, एक लड्डू का दाम 2 रुपया है, तो और 1 किलो में 24 लड्डू है, तो 1 किलो लड्डू का दाम कितना हुई? हाँ, एक लड्डू का दाम 2 रुपया है और 1 किलो में 24 लड्डू है, तो 1 किलो लड्डू का दाम 48 हुआ। तो वही कह रहे हैं, एकांक आयतन में अगर n इलेक्ट्रॉन है तो पूरे चालक में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? तो पूरे चालक के आयतन में n से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। पूरे चालक के आयतन में n से गुणा कर देंगे। जैसे 2 से 24 में गुणा किया तो कितना मिला, उसी तरह n से इसके पूरे आयतन में जब गुणा कर दोगे तो इस पूरे तार में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उनकी संख्या मिल जाएगी। ठीक है, तो देखिए, संपूर्ण चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की क्या संख्या? संपूर्ण चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? तो ध्यान रखिएगा, अगर तार का आयतन हमें पता हो जाए तो उसमें n से क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। तो तार का आयतन कितना होगा, ये सबसे बड़ी बात है। आयतन कैसे निकलेगा? तो आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुणे ऊंचाई, यही होता ना आयतन का सूत्र। अच्छा, लंबाई गुणे चौड़ाई क्या मिलता है? क्षेत्रफल गुणे, अगर आयतन निकालना हो हमें क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई मिले तब भी आयतन निकल जाएगा, या लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई तीनों मिले तब भी आयतन निकल जाएगा। सही है ना? तो हमारे पास देखिए क्षेत्रफल है तार के अनुप्रस्थ काट का a, और ऊंचाई का मतलब तार की लंबाई, और वो भी है l। a और l का गुणा करोगे तो तार का आयतन निकल जाएगा ना? सही है। और इस तार के आयतन में, एक आयतन में n है, तो al आयतन में n a, यही होगा ना? तो संपूर्ण चालक तार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी? n a l, जहां al क्या है? तार का क्या है? आयतन, तार का आयतन है ये। ध्यान देना, ये तार का आयतन है, तो तार के आयतन में n से गुणा कर देंगे तो पूरे तार में जितने इलेक्ट्रॉन होंगे सबकी संख्या निकल जाएगी। क्लियर है ना यहां तक? तार में कुल कितने इलेक्ट्रॉन हुए बताओ? हाँ, तार में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई NaL, और एकांक आयतन में कितने थे? n, तो पूरे आयतन में हो गए NaL। तो आवेश कितना होगा? अगर इतने इलेक्ट्रॉन हैं तो आवेश होगा ना, हर इलेक्ट्रॉन पे आवेश होता है, तो आवेश कितना होगा? संपूर्ण तार पर आवेश, पूरे तार पर आवेश कितना हो जाएगा जी? Q इक्वल टू
आवेश का सूत्र क्या होता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या गुणे इलेक्ट्रॉन, यही होता है ना। तो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? Na, ये कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या हो गई, और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? E, यही होता है ना। तो इस तार पर कुल आवेश कितने हो गए? समझ में आ गई बात? अब इतना आवेश जो है इस चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है, ठीक है। तो जब इतना आवेश चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो इस पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा? तो इस आवेश पर बल काम करेगा। तो देखिए, लॉरेंज बल के अनुसार, लॉरेंज बल के अनुसार इस आवेश पर कितना बल लगेगा के अनुसार तार पर लगने वाला क्या बल, लॉरेंज बल के अनुसार इस तार पर कितना बल लगेगा। तो लॉरेंज बल यही कहता है कि अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में है तो उस पर बल लगेगा, और इस पूरे तार पर इतना आवेश है तो इस तार पर बल लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। वह बल कितना होता है? F इक्वल टू क्यू डी, डी भी, यही है ना सूत्र, यही सूत्र है। लॉरेंज बल के अनुसार इतना बल लगेगा अगर कोई आवेश चुंबकीय क्षेत्र में है, जबकि ये पूरा तार पर इतना आवेश है तो इस पूरे तार पर इतना बल लॉरेंज बल के अनुसार लगेगा। अब इसमें जो भी है उसको हम क्या लिखेंगे? VD, क्योंकि वहां पर लॉरेंज बल का जब डेरिवेशन किया गया था तो उसमें आवेश का वेग क्या माना गया था? V, और यहाँ पर जो आवेश है वो इलेक्ट्रॉन है, और वो किस वेग से गति कर रहे हैं? तो यहाँ पर क्या लिखोगे? VD, हो गया, ये रख दोगे। क्लियर यहां तक? अब देखो ध्यान से, F बराबर Q का मान देखो निकाले हो, यहां पे रख दो Q का मान, तो क्या आएगा? NaLeB VD साइन इतना बल हो जाएगा, ठीक है। फिर ध्यान देना, F बराबर समझो An E A VD, इन सबको एक साथ लिख लिया हमने, N को, E को, A को और VD को एक साथ लिख लिया। तो बचा कौन? L और तो जो बचा उसको यहां लिख दो, LB साइन, हो गया। और आप सभी को पता है कि I बराबर होता है NEA, ये सूत्र है धारा और अनुगमन वेग संबंध का। तो आप इतने के जगह क्या रख दोगे? तो F बराबर क्या हो जाएगा? IBL साइन, यही होगा ना, देख लेना। F बराबर IBL साइन थीटा। अरे चाहे IBL लिखो चाहे LB साइन लिखो, बात वही है, वो गलत नहीं है, ठीक है ना। तो किसी चालक तार को अगर चुंबकीय क्षेत्र में रखोगे तो उस तार पर लॉरेंज बल के अनुसार इतना बल कार्य करेगा, ठीक है। और इस बल की दिशा तार की क्या होगी? लंबवत, देखिए लंबवत है भी, ठीक है। अब हमें देखना है कि यह बल अधिक कब होगा और कम कब होगा। तो इसके लिए नंबर 1, यदि थीटा क्या हो जाए? 0 हो जाए। थीटा क्या हो जाए जी? 0, यानी तार जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर रख दिया जाए तो थीटा क्या हो जाएगा? 0। अगर चालक तार को चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में रख दें तो थीटा क्या बनेगा? और जब थीटा 0 बनेगा तो यहाँ पर आप थीटा के जगह क्या रखोगे? रखोगे ना, थीटा के जगह 0 रख दोगे। और आपको पता है कि साइन 0 का मान
तो बल क्या हो जाएगा, यानी तार पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। अगर तार चुंबकीय क्षेत्र के समांतर होगा या चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में रखा होगा तो उस तार पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन दूसरा केस देख लो इसका, दूसरा समझो, अगर ये तार चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए, लंबवत, तो लंबवत होने पर क्या होगा, यदि थीटा कितना हो जाए 90 डिग्री। 90 डिग्री कब होगा, जब ये तार चुंबकीय क्षेत्र के ऐसे हो जाए, जिससे चुंबकीय क्षेत्र इधर है, तार ऐसे रख दो तो लंबवत हुआ ना। ऐसे केस में क्या होगा, F बराबर आई बी एल साइन 90 होगा। और आप सभी को पता है कि साइन 90 की वैल्यू 1, तो हाई 1 हो जाएगा, तो इस पर बल सबसे अधिक लगेगा, आई बी एल, इतना बल लगेगा। यानी किसी तार को अगर चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखेंगे तो तार पर सबसे ज्यादा बल लगेगा। ठीक है, और यदि तार को चुंबकीय क्षेत्र के दिशा में रखेंगे तो उस पर सबसे कम बल लगेगा, यानी 0 बल लगेगा। इसी का फायदा उठा करके, इसी का फायदा उठा करके विद्युत मोटर जनरेटर बनाया गया। आप जब पढ़ेंगे विद्युत मोटर जनरेटर प्रत्यावर्ती धारा जब पढ़ाएंगे तो वहां पर ये नियम एक बार देखिएगा, आपको हम बताएंगे कि देखिए तार चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में है, इसलिए इस वाले भुजा पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, और ये भुजा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है, इसलिए इस पर बल कार्य कर रहा। ठीक है ना, तो वहां पर इसकी एक बार पुनः कैलकुलेशन होगी, इसकी चर्चा होगी। अब बात आती है कि ये जो बल है, जो बल लग रहा है, उसकी दिशा किस नियम से ज्ञात करेंगे, उसके लिए भी नियम है। आवेश पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोगों ने दाएं वो क्या पढ़ा था, हाँ नियम पढ़े थे ना, उसी तरह से इस पर भी लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, बाएं हाथ का नियम प्रयोग में लाया जाएगा। फ्लेमिंग ने किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए अपने बाएं हाथ का नियम दिया था। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे बाएं हाथ के नियम के अनुसार इस तार पे जो बल लग रहा है वो बल का दिशा क्या होगा, यही होगा कोई और होगा, उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले इसको नोट कर लीजिए। देखो जी, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम बाएं हाथ का नियम, ठीक है, ध्यान देना। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कब प्रयोग में लाया जाता है, जब कोई धारावाही चालक तार चुंबकीय क्षेत्र में स्थित हो तो उस तार पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। ठीक है, इसको लिख दे रहे हैं, इस नियम की सहायता से, इस नियम की सहायता से चुंबकीय
क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। ठीक है, इस नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात की जाती है। अगर कोई धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र में है तो उस पे लगने वाला बल की दिशा क्या होगी, उसके लिए हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का प्रयोग करते हैं। अब बात रह गई कि फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम है क्या। तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखें। फ्लेमिंग ने बाएं हाथ के विषय में क्या कहा था, ऐसे इन्वर्टेड कामा में इनको लिखेंगे, पहले समझ लीजिए। फ्लेमिंग ने कहा था अपने बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी, इसको तर्जनी बोलते हैं और इसको मध्यमा, अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र के दिशा को, मध्यमा चालक में बहने वाले धारा के दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल के दिशा को व्यक्त करेगा। यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। ठीक है, इसको यहां पर ड्रा करते हैं, देखिएगा। ठीक है जी, फ्लेमिंग ने ये बनाया था बाएं हाथ के, जिसमें ये तर्जनी जो अंगुली है ये चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा को, और जो मध्यमा अंगुली है वो चालक में बहने वाले धारा की दिशा को, तो ये अंगूठा चालक पर लगने वाले बल के दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, अब इसी को देखिए, अगर इसी को उठा करके हम यहां रख दें तो आपको इस चालक पर लगने वाले बल की दिशा पता चल जाएगी किधर होगा। देखिए, ये हो गया चुंबकीय, और ये देखिए धारा की, तो अंगूठा किस दिशा में है, समझ में आ गया। तो ये हो गया चालक पर लगने वाले बल की दिशा। ठीक है, तो इसी को यहां पर हम शब्दों में लिख दें, यदि अपने बाएं, यदि अपने बाएं हाथ के अंगूठा कामा, तर्जनी और कौन, मध्यमा तीनों को एक दूसरे के
एक दूसरे के लंबवत रखें तो, ठीक है, तो लंबवत रखें जिसमें तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा अंगुली चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, यही फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है। अगर आता है फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम लिखिए, तो आप यही लिखेंगे कि यदि बाएं हाथ के अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा तीनों अंगुलियों को एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार रखें कि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा अंगुली चालक में बहने वाली धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चालक पर लगने वाले बल के दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है, तो नोट कर लें, इसको नोट करें, फिगर बना लीजिए।